जानते हैं, हमारे भागीदार हमें जानते हैं, मुझे जानते हैं अब। और ये हमारा अब दूसरा साल चल रहा है वित्तीय साक्षरता और क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के ऊपर। कंपनियों का समूह क्रिप्टो यूनिट के अंदर मैं स्तोत्र हूं समाचार का, जानकारी के लिए आप सभी के लिए। और आप सभी लोग काफी उमंग से इंतजार करते हैं कि आप सबके लिए कोई ना कोई जानकारी, कोई ना कोई समाचार मैं लेकर आऊंगी। और आपके लिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं नवीनतम नए ताजा समाचार आपके लिए ला सकूं। और हालांकि हमारी जो स्लाइड्स हैं वो हर बार आउटडेटेड रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको संपूर्ण जानकारी देती हूं, आपके सभी सवालों का जवाब देके। जो भी सवाल आपके रहते हैं एक सप्ताह तक। पिछले शनिवार हमारा बहुत बढ़िया सारांश वेबिनार हुआ, जिसके अंदर बहुत सारे समाचार आपको बताए गए और उद्घाटन भी हुआ हमारे नए उत्पाद का, जिसमें ईडू कैफे भी शामिल था और जिसमें सभी कानूनी पॉलिसीज भी शामिल थी और बाकी जो अक्सर मांग में रहने वाली चीजें हैं उसके बारे में भी बताया गया। हर भागीदार चाहता है कि एक वकील उनके साथ मिलके काम करे। और जो डेटा माइनिंग है, यूगेन है, ये सारी चीजें कंपनी में बहुत तीव्र गति से विकसित हो रही हैं। हम काफी विस्तृत रूप से आगे बढ़ रहे हैं। कई सारी जानकारी आपके लिए यहाँ मिलती है आपको, और खास करके ज्यादातर जानकारी आपको सारांश बैठक में मिलती है। जैसे बैठकें हैं आपके शेयर होल्डर्स की, जहां सभी प्रमुख अलग अलग विभाग के अपने विकास के बारे में, जो भी एक साल का विकास होता है उसके बारे में आपको बताते हैं। जी हाँ, आप थक जाते होंगे इतना बड़े वेबिनार को सुनकर। आप भी चाहते होंगे कि 15 मिनट का सारांश वेबिनार आपको मिले, लेकिन हम इस प्रकार सभी कर नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए ये जो वेबिनार है ये आपके लिए 1 घंटे संभावनाएं, इन सभी जो टोकन है इनकी संभावनाओं के बारे में, और कैसे हम कन्वर्जन करने वाले हैं वर्ल्ड सीआरयू में, और जो सभी स्टेकिंग विकल्प हैं उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सभी के पास आप सभी लोग कहीं ना कहीं सभी जानकारी को आपस में मिलाकर भ्रमित हो रहे हैं। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको दोबारा से इसको विस्तृत रूप से आपको समझाऊं, ताकि आप पूरी जानकारी को सही प्रकार से समझ सकें। और आगे बढ़ने से पहले एक और समाचार आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पहली स्तोत्र हूं इस समाचार के। चाहे कितना ही दुखद ये समाचार हो, लेकिन कई बार फिर भी मुझे दुखद समाचार भी साझा करने का मेरी जिम्मेदारी होती है। जब आपको ये आभास होता है कि जो इंटरनल एक्सचेंज की वजह से बैक ऑफिस में जो भी त्रुटियां हुई हैं, उसमें कई सारे भागीदारों ने देखा है कि कई जो शेष है यानी बैलेंस है वो माइनस में है, माइनस के चिन्ह के साथ है। और कई जो माइनस के चिन्ह है वो हमारे आईटी विभाग वालों ने उसको ठीक पे किया है और उन्होंने उसको विड्रॉ करके दोबारा से टॉप अप किया बोनस खाते में। तो जो कुछ भागीदार हैं उनके साथ तो कुछ ये समस्या का समाधान हो गया है, लेकिन इस सप्ताह मंगलवार या बुधवार को हमने पूरी कोशिश कर रही है कि हम एडजस्ट कर दे सीआरयू टोकन को पूरे ठीक तरीके से। और कुछ जो भागीदार हैं जो देख रहे हैं कि हमारे खाते में कुछ अतिरिक्त अंक आ गए हैं, कुछ ज्यादा अंक जुड़ गए हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने अपने जो शेष है, अपना जो बैलेंस है उसमें कुछ परिवर्तन नहीं देखा होगा। लेकिन आप में से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने माइनस का चिन्ह देखा होगा, उन्हें ये नहीं समझ में आया होगा कि ये कैसे हो गया। तो देखिए, मैंने कुछ ऐसा कानूनी रूप से नहीं किया, मैंने कोई भी गैर कानूनी हरकत नहीं की, उसके बावजूद मेरे को माइनस चिन्ह क्यों दिख रहा है मेरे बैक ऑफिस में? तो देखिए, ये कोई दंड नहीं है जो हमने आपको दिया है, बल्कि ये बैक ऑफिस की गलतियां या त्रुटियां हैं जिसको ठीक किया जा रहा है एक एक करके। और मुझे लगता है कि ये अंतिम सुधार नहीं है। अभी हो सकता है कि आज आपने माइनस देखा हो सीआरयू अंकों में,
ये परिणाम हो सकता है उस चीज का जहां इंटरनल एक्सचेंज पर कुछ जो ऑर्डर है उसे कैंसिल किए गए और आपने हो सकता है वहां पे माइनस देखा हो सीआरयू अंकों के साथ। तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा वो ऑपरेशन है जिसकी वजह से माइनस चिन्ह उत्पन्न हुआ। देखिए, जो आपका बैक ऑफिस है वो सभी सहभागी जिन्होंने ट्रेडिंग की है इंटरनल एक्सचेंज में, उनके लिए कुछ जो लॉक्ड सीआरयू अंक है उसे स्टेक कर दिया गया। और जो बैक ऑफिस है उसने ये देखा कि अनलॉक्ड सीआरयू एक व्यक्ति के पास थे अपने खाते में और उसको वो बेच सकता है, लेकिन उसी समय पर ये जो सीआरयू है इसको स्टेक कर दिया गया। और जब एक व्यक्ति ने बेचा अपने सीआरयू अंकों को इंटरनल एक्सचेंज पर, वहां पर उन्होंने देखा कि वो उपलब्ध हैं अनलॉक्ड रूप में और उन्होंने उसको ट्रेड करा, उसे बेचा, लेकिन उसे स्टेक किया गया और ये आंतरिक त्रुटि हो गई बैक ऑफिस द्वारा और ऐसा दिखने लगा कि जो सीआरयू है वो अनलॉक्ड है, लेकिन फिर भी उसे स्टेक कर दिया गया है। और जो बैक ऑफिस ने उससे ऐसे देखा कि ये बिक्री के लिए उपलब्ध है, तो अगर अब आप कैंसिल करेंगे अपने स्टेकिंग को तो आपका ये जो माइनस है ये लेवल में आ जाएगा। और अगर आप बेचेंगे ये सीआरयू अंकों को जो कि अनब्लॉक नहीं भी हैं, आपको याद है कि एक बारी एक ऐसी स्थिति भी हुई थी जब अनलॉकिंग जो है वो अगस्त या सितंबर में अनलॉकिंग करने में विलंब हुआ था। और वो जो माइनस आप देख पा रहे हैं उसका ये मतलब है कि आपका अनलॉकिंग अभी तक शुरू नहीं हुआ, लेकिन आपने उसको एडवांस में बेच दिया और जब अगला अनलॉकिंग आएगा तब ये माइनस जो है ये वापस से ठीक हो जाएगा। तो ये कुछ तकनीकी त्रुटियां हुई हैं जिसको आपको समझना चाहिए, जो बैक ऑफिस के माध्यम से गलती से हो गई हैं। तो सबसे पहले तो हम काफी चिंतित थे कि हमारा जो बैक ऑफिस है वो इतना ज्यादा शायद लोड लेने के लायक नहीं है कि इतना ज्यादा जो ट्रांजैक्शंस करी गई हैं इकट्ठे वो संभाल नहीं पाया। तो एक एक करके स्तर बाय स्तर जो आईटी विभाग है वो त्रुटियों में सुधार कर रहा है और पूर्ण रूप से एडजस्टमेंट कर रहा है। इसलिए आप बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल आप सपोर्ट डिपार्टमेंट पे अपने 100 सवाल के साथ आप हल्ला ना बोलें, बल्कि धीमे धीमे आप समझिए कि हम कोशिश कर रहे हैं, स्तर दर स्तर, कदम दर कदम हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान आपको दे देंगे और ये जो माइनस का चिन्ह है ये बिल्कुल ठीक कर दिया जाएगा। इसके ऊपर काम जारी है और जो कारण है इस माइनस चिन्ह का वो उसमें कई सारे विकल्प हो सकते हैं, कई सारी संभावनाएं हो सकती हैं। इसमें कई ऐसे भागीदार हो सकते हैं जिन्होंने शायद बेचा ना हो और जो आपकी संरचना है इसमें अलग अलग प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। आप कोई पत्र लिख सकते हैं कि जैसे मैं बीमार हूं इसलिए मैं परचेज को कैंसिल करना चाहता हूं, जो खरीद की है मैंने ईआईपी की जिसके अंदर आपके सीआरयू अंक भी शामिल हैं, लेकिन आपने मार्केटिंग प्लान के तहत सीआरयू अंक प्राप्त कर लिए। तो ये कई बारी एक बार होने वाली घटना होती है और अगर कोई ऐसी स्थिति हो जहां पे अगर किसी ने खरीद को रद्द कर दिया हो तो आपके जो सीआरयू अंक हैं उसको आपके खाते से घटाया जाएगा और ये जो माइनस है ये हमेशा एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की वजह से ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है आपने ट्रेडिंग ना की हो और उसके बावजूद आपको अपने बैक ऑफिस में माइनस का चिन्ह दिख रहा हो, तो इसके लिए अलग अलग कारण हो सकते हैं कि क्यों हम लोग बैलेंस को किसी तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं, इसी वजह से आपको अपने खाते में माइनस का चिन्ह दिखता है। आइए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं और यहाँ पर आप एक ऐसी स्थिति देख सकते हैं जहां पर हमारे आज जो भागीदार हैं उनके पास अनलॉक्ड सीआरयू हैं और लॉक्ड सीआरयू हैं। और कई लोग पूछते हैं कि मैं कैसे इस पे काम करूं,
मैं कैसे इस पे गतिविधि करूं, कैसे बांटूं अपनी पूरी संपत्ति टोकन को। तो इस स्लाइड पे आपको उदाहरण दिखाया जा रहा है कि कैसे आप अपने सीआरयू को बजट कर सकते हैं और कैसे आपके जो सीआरयू है उसको आप डिस्पोज कर सकते हैं स्टेकिंग यूएनटीबी के लिए, और आप इसे अपने वॉलेट में रख सकते हैं एक समय के लिए, जब उसकी कीमत बढ़ जाएगी तब आप उसे बेच भी सकते हैं एक्सचेंज पे। लेकिन आप इसको पहले ही दिन पर एक्सचेंज के बेचना शुरू ना करें। क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है लोगों के द्वारा। वो लोग जिनको जल्दी होती है कि पहला ही दिन एक्सचेंज शुरू हुआ है और हम तुरंत ही बेचते, तो वो लोग जो खरीदना चाहते हैं उन्हें अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी करनी चाहिए एक्सचेंज पे। तो जब हमारी एक्सचेंज शुरू होगा और वहां पे मान लीजिए अगर कीमत जो है वो 20 से 30 तक के बीच में है, तो ये आपके लिए उपलब्ध होगा बहुत ही कम समय के लिए, हो सकता है बहुत ही कुछ क्षणों के लिए हो ये। और अगर आप अनलॉक्ड सीआरयू को खरीदना चाहते हैं तो ऐसे में आपको बहुत सतर्क होकर काम करना होगा। लेकिन अगर आप बेचना चाहते हैं अनलॉक्ड सीआरयू को, तो इस स्थिति में आपको बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। बाद में मैं बताऊंगी क्यों। और वो भागीदार जिनके पास लॉक्ड सीआरयू हैं या जो हमारे नए भागीदार हैं जो वर्ल्ड सीआरयू को खरीदेंगे, आने वाले कुछ समय में यह होगा, ये जो लॉक्ड वर्ल्ड सीआरयू है इसको आप स्टेक कर पाएंगे क्रिप्टो वॉलेट में, ताकि आप इसके बदले में यूएनटीबी टोकन प्राप्त कर सकें। अगली स्लाइड पर आप यहाँ पे एक उदाहरण देख सकते हैं जिसमें प्रक्रिया समझाई गई है अनलॉकिंग की। वो सभी भागीदार जो हमारे नए लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि क्या अनुसूची है या किस तरह से अनलॉकिंग की सारणी होगी, तो मैं आपको ये समझाऊंगी कि वो खरीद जो आप बैक ऑफिस से करते हैं, जब भी आप ईआईपी खरीदते हैं, शैक्षिक निवेश, आपका सूचनात्मक उत्पाद, जब आप इसे इंस्टॉलमेंट पे खरीदते हैं, तो ये जो सीआरयू अंक है जो आप प्राप्त करते हैं अपने बैक ऑफिस में, ये लॉक्ड होते हैं 330 दिन के लिए, 330 डेज के लिए। ये पहले महीने के लिए 330 डेज होता है। और ये जो सूची है जिस दिन से आप खरीद करते हैं, 31 मार्च 2019 से ये सूची, ये तालिका हमने बनाई है, ये टेबल हमने बनाया है। यानी जो पहला दिन होगा अनलॉकिंग का वो आपका 24 फरवरी को पड़ेगा, 330 दिन के बाद। और क्या आपको याद है कि किस तरीके से हमने उद्घाटन किया था इस अनलॉकिंग का? मुझे सटीक रूप से याद है कि हमने 9 मार्च से इसको शुरू किया था। और यहाँ पे कुछ जो भागीदार है वो बड़े भ्रमित हो गए। कई लोग कहते हैं 330 है, 340 है, कई कहते हैं 350 दिन है, क्योंकि आप सभी लोग कहीं ना कहीं जो समाचार प्रकाशित होता है बैक ऑफिस में, उससे कहीं ना कहीं आप लिंक्ड हैं। तो न्यूज जो छापी गई थी बैक ऑफिस में, उन्होंने बोला कि 9 मार्च को अनलॉकिंग शुरू होगा, लेकिन ये 24 फरवरी को शुरू हुआ वास्तव में। और जो प्राप्ति आपने जो प्राप्त किया है वो 9 मार्च को होना शुरू हुआ। तो जो एक्रूअल सबको प्राप्त हुआ है वो एक ही दिन आपको सबको मिला है, 8 से 10 के बीच में। हमें हमारा जो लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस है उसके तहत हमें अपने बोनस प्राप्त होते हैं। और उस दिन जो 9 मार्च है, हमारा जो आईटी विभाग है उन्होंने सभी प्रकार से सभी लोगों के लिए अक्रूवल शुरू किया लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस और प्रॉफिट बोनस के तहत। तो जो पहला अक्रूवल था, यानी जो पहला प्राप्ति थी, वो आपको 9 मार्च को प्राप्त हुआ। तो जो दिन है आपका अनलॉकिंग का, जहां से आपको 330 दिन को गिनना है 1% पे,
और उसके बाद ये 6 महीना के लिए निरंतर काम करेगा और 7वें महीने से 1.5 यानी 1.5% आपको प्राप्त होगा। ये आपको आपके जिस तिथि से आपने खरीद किया वहां से शुरू होगा। मान लीजिए अगर आपने अप्रैल में खरीद करी है पहली बार सीआरयू की, तो ये उस हिसाब से आगे बढ़ जाएगी ये तिथि। और जो सीआरयू अंक है ये आपको प्राप्त होंगे विपणन योजना के हिसाब से। और जो अक्रूवल है ये महीना में एक बार, ये जो प्राप्त आप करते हैं ये महीना में एक बार करते हैं। अगर मान लीजिए किसी भागीदार ने 31 मार्च, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को खरीद किया या पूरे अप्रैल में खरीद किया है, तो ये जो सीआरयू बोनस है ये आपस में इकट्ठे होंगे उनके शेयर्ड अकाउंट में और 2 मई को ये ट्रांसफर होंगे सर्टिफिकेट अकाउंट में। और इसी प्रकार की प्रक्रिया लागू होती है जो भी मई में खरीद होगी। इसको इकट्ठा किया जाएगा 1 महीने के लिए और सर्टिफिकेट अकाउंट में इसको भेजा जाएगा 2 जून को। और मेरे ख्याल से अभी ये ऑनलाइन किया जा रहा है तो ये अब सरल हो गया है ये कर पाना। लेकिन पिछले साल 2019 में जो मार्केटिंग सीआरयू अंक है इसको केवल महीना में एक बार इकट्ठा किया जाता था। इसलिए अगर आप अपने बैक ऑफिस में देखेंगे कि 2 मई को इस दिन से हम लोग आपके जो 540 दिन हैं वो गिनना शुरू करेंगे जब आपका पहला अनलॉकिंग होगा। और अगर हम सारे हमारे जो लॉक्ड सीआरयू हैं उसे इकट्ठा करेंगे और अगर उसको हम आपको दिखाने लग गए स्प्रेडशीट पे, तो जो हमारी अक्रूड पॉइंट्स हैं मार्केटिंग प्लान के तहत, वहां हम ये देख पाएंगे कि जितना लंबा समय है समय लगेगा, अवधि लगेगा इस स्प्रेडशीट में, उतने लंबे समय के बाद हम हमारे जो सीआरयू हैं वो हम प्राप्त करेंगे। और जो 2022 है उनके लिए बहुत लंबा समय लग जाएगा कि इनको कभी अनलॉक होके मिलेंगे। तो इसीलिए जो आपका साइट है क्रिप्टो करेंसी का, वहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चुन सकते हैं लॉक्ड संपत्ति की संख्या को और उसको आप एक्सचेंज कर पाएंगे वर्ल्ड सीआरयू में। हमें ये क्यों करना चाहिए, इसके लिए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो टेबल है यहाँ पर आपको एक उदाहरण देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए आपके पास 10,000 सीआरयू है जो आपने 31 मार्च 2019 को खरीदे हैं, जिसमें 1200 अनलॉक्ड सीआरयू हैं और इसमें जो बाकी 1500 सीआरयू हैं ये अनलॉक होंगे आने वाले 6 महीना में। इसका मतलब कि इसके थोड़े समय के बाद यानी अगस्त से लेके दिसंबर 2022 तक अनलॉक होंगे। तो किसी ने लिखा है वेबिनार में सैटरडे को कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर जो 7,300 है ये गलत है, हालांकि जो चित्र है उसके अंदर संख्या अलग है। तो देखिए ये ना केवल एक उदाहरण है संख्या का, जहां पर जब आप इस एरर को मूव करेंगे, हिलाएंगे, जो ये एरो आप देख पा रहे हैं क्रिप्टो वॉलेट में, आप क्रिप्टो वॉलेट में कुल संख्या देख पाएंगे अपनी लॉक्ड सीआरयू का। और फिर या तो आप मैन्युअली दिखा सकते हैं कि कितने सीआरयू को एक्सचेंज करना है वर्ल्ड सीआरयू में, या आप इस एरो को हिला सकते हैं अंत से। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्यों हमें एक्सचेंज करना है सीआरयू को वर्ल्ड सीआरयू में। मैंने आपको यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि जो लॉक्ड सीआरयू है उसको आप स्टेक नहीं कर सकते, लेकिन जो लॉक्ड वर्ल्ड सीआरयू है वो स्टेक हो सकता है। और जो डेट है कन्वर्जन की जिसमें सीआरयू वर्ल्ड सीआरयू में कन्वर्ट होगा, ये 1 साल की अवधि है। और यहाँ पे कई सारे लोग हमसे पूछते हैं कि मैं क्यों इंतजार करूं 3 साल का, या 2 साल के लिए भी मैं क्यों इंतजार करूं, मैं अपने सीआरयू को एक्सचेंज कर सकता हूं वर्ल्ड सीआरयू में। तो ये जो रेशियो है ये मेरे लिए लाभप्रद नहीं होगा,
और इसके बजाय मैं क्यों ना अपने सारे टोकन को एक्सचेंज करूं पहले ही दिन पे, जैसे ही सार्वजनिक एक्सचेंज पे हम जाएं। तो मैं 1.5 साल इंतजार करूं ही क्यों? कई लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं। अगर ये मेरे पास अभी है तो मैं अभी से अपना यूएनटीबी को माइन करना शुरू कर सकता हूं पूरी राशि के लिए। और अगर मैं इसको एक अलग तरीके से बोलूं तो ये जो यूएनटीबी की माइनिंग है इसका मतलब क्या है, देखिए। जैसे कि हम कल्पना करते हैं कि एक दोस्तों का समूह है जो कि एक एप्पल ऑर्चर्ड में एप्पल के बाग सेब के बाग में जा रहे हैं सेब खरीदने। और ये 4 दोस्त हैं और उनके पास एक टोकरी है जिसके अंदर वो अपने सेबों को रख रहे हैं। और जो कुछ भी वो इकट्ठा करते हैं, जितने भी सेब वो तोड़ेंगे उतने आपस में 4 लोग बांट लेंगे। और अगर ये जो 4 दोस्त हैं, अगर चारों के पास अपनी अपनी टोकरी ना हो और केवल 2 ही टोकरी हो, 2-2 टोकरी हो, तो क्या करेंगे वो? तो उनके पास 8 टोकरी हुई कुल मिला के, है ना। और फिर उसके अंदर वो अपनी 8 टोकरियों के अंदर बांटना शुरू कर देंगे सेबों को। और अगर उनकी वो जो दोनों टोकरियां हैं दोनों भर जाएंगी सेबों से। इसी प्रकार से यही चीज यूएनटीबी पे लागू होती है। अगर आपका स्टेक छोटा है तो सीआरयू जो टोकन है वो भी, उसकी भी जो राशि है वो भी छोटी स्टेक होगी। इसका मतलब है कि बहुत कम संख्या में यूएनटीबी आपके वॉलेट में आएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपने जो संख्या सीआरयू का या वर्ल्ड सीआरयू को स्टेक किया है, अगर आप स्टेक करें सीआरयू को या वर्ल्ड सीआरयू को, जितना ज्यादा आप स्टेक करेंगे उतने ज्यादा यूएनटीबी आप प्राप्त करेंगे और उसी समय पर आप बचा पाएंगे अपनी आय को प्रॉफी बोनस में और लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस को भी ज्यादा प्राप्त कर पाएंगे। और ये जो लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस है ये अक्टूबर 2021 तक ही आप अर्जित कर सकेंगे। मान लीजिए कि अगर अभी आप जल्दी में हैं और अगर आप सोचते हैं कि मैं अपने सारे सीआरयू को बेच दूं, तो आपके पास आपका जो मौका है लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस से लाभ कमाने का या प्रॉफिट बोनस से लाभ कमाने का, वो आपके हाथ से चला जाएगा। और इसके साथ साथ आप यूएनटीपी को माइन नहीं कर पाएंगे। फिलहाल आपके हाथ में एक टोकन है क्रिप्टो यूनिट या वर्ल्ड सीआरयू टोकन, जहां एक टोकन जो है वो आपको प्रॉफिट बोनस ला कर दे सकता है, जो कि बोनस आपके लाभांश के लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस के तहत है। और अगर आप माइन करते हैं यूएनटीपी को तो हो सकता है कि सबसे बड़ी मूर्खता आप कर जाएंगे इसको बेचना, जहां पर जो आपके 3 स्रोत हो सकते थे आय के वो सारे नष्ट हो जाएंगे। तो आप सीआरयू को वर्ल्ड सीआरयू में कहीं ना कहीं हस्तांतरित कर सकते हैं और आपको अतिरिक्त आय का स्रोत प्राप्त हो सकता है। जो लॉक्ड सीआरयू है उसकी वजह से आपको लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस भी मिलेगा, प्रॉफिट बोनस भी मिलेगा। तो इस तरह से आपकी दोनों टोकरियां जो हैं वो भर जाएंगी यूएनटीबी के रूप में। तो मेरा यही आपको सुझाव है, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है आप लोगों को। और मेरे ख्याल से यही वो तरीका है जैसे मैं खुद काम करूंगी। मेरे जितने भी लॉक्ड सीआरयू होंगे मैं शायद उसको एकदम से वर्ल्ड सीआरयू में एक्सचेंज कर दूंगी और फिर उसको यूएनटीबी के लिए मैं स्टेक कर दूंगी। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखिए यहाँ पर हमारा पास आप सभी के लिए एक रिमाइंडर है। आपको याद दिलाना चाहते हैं वो सभी लोग जो जानना चाहते हैं कि उसकी कुंजी यानी कि कहाँ होगी क्रिप्टो वॉलेट से, तो जो आपका ये ब्लॉकचेन खाता है और जो आपका की है वो उत्पन्न होगी आपके CRU बैक ऑफिस में mycryptounit.com में। और एक और सवाल था कि क्यों जब मैं ब्लॉकचेन पे जाऊंगा, जो आपने लिंक दिया है उसका पालन करके उसके पीछे जाके, तो मेरे को क्यों वहां पे सही स्थिति नहीं देखने को मिल रही है। तो मैं उन लोगों के लिए दोहराना चाहूंगी जिन्होंने ये जानकारी से जो चूक गए हैं कि जो सिंक्रोनाइजेशन है क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन का वो 29 अगस्त तक आगे बढ़ा दी गई थी इंटरनल एक्सचेंज के लॉन्च होने से पहले। और इसको जानबूझकर किया गया था ताकि
हम बचा सकें एक मानक स्थिति को, यानी एक स्टैंडर्ड को, जो हमारी संख्या है यूजर्स अकाउंट पे, इससे पहले कि हम एक्सचेंज कर पाते, क्योंकि हमें ये लगा कि कुछ गलत हो सकता है या कोई जोखिम हो सकता है अगर हमने सारी जानकारी अभी दिखा दी सबको तो। और इसलिए वो जो ब्लॉकचेन है वो फिलहाल फ्रीज कर दी गई है, और ये दिखाई दे रहा है कि 29 अगस्त तक सारी परचेजेस उसमें हम देख पा रहे हैं, सभी स्टेकिंग हम देख पा रहे हैं, ताकि जो हमारा आईटी विभाग है वो सारे सीआरयू बैलेंस को बराबर कर ले, और फिर उसके बाद हम उससे तुलना कर ले ब्लॉकचेन साइट पे। जो भी डेटा हमारे ब्लॉकचेन में अभी दिख रहा है, जो हमारे बैक ऑफिस में दिख रहा है, उसको ब्लॉकचेन के साथ मिला ले, ताकि आपको जो सही संख्या है सीआरयू का, उसमें जो सिंक्रोनाइजेशन है वो 29 अगस्त को रोक दी गई थी। और जब हम ब्लॉकचेन पे जाएंगे तब हम हमारी व्यक्तिगत निजी कुंजी को उत्पन्न करेंगे, हमारी जो पर्सनल की है उसको शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और सारे बैलेंसेस को बराबर करेंगे, इक्वलाइज करेंगे, और फिर आप देखेंगे कि आपके बैक ऑफिस में इतनी संख्या में अनलॉक्ड सीआरयू है, इतनी संख्या में लॉक्ड सीआरयू है, और फिर यही जो डेटा है इसको हम भेज पाएंगे ब्लॉकचेन पे। और मैं भी सहमत होंगी कि हाँ, ये बिल्कुल सटीक मात्रा है, और तब आप अपनी जो की है उसे जनरेट कर पाएंगे और आपको पहुंच प्राप्त होगी अपने क्रिप्टो वॉलेट तक। अब यहाँ पर हमारे पास दो स्क्रीन है। बाईं ओर आप क्रिप्टो वॉलेट देख सकते हैं, और दाईं ओर आपको क्रिप्टो एक्सचेंज का कुछ भाग देखने को मिल रहा है। तो अब हम देखते हैं कि क्या कार्य क्षमता होगा क्रिप्टो वॉलेट वाली जगह पे। हम क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे स्टेकिंग कर सकते हैं। हम यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं इस सीआरयू को यूएनटीबी प्राप्त करने के लिए, और हम स्टेक कर सकते हैं वर्ल्ड सीआरयू को यूएनटीबी प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे आप हमारे यूएनटीबी देख सकते हैं जो भी यहाँ पे इकट्ठे होंगे आपस में। तो जो भी यहाँ पे कार्य क्षमता होगा, जो प्राप्तकर्ता के पास होगा यूएनटीबी टोकन, ये क्रिप्टो वॉलेट की स्क्रीन के अंदर होगा, ये एक्सचेंज पे नहीं होगा। एक्सचेंज पे सिर्फ लेन देन का काम होगा, बेचना और खरीदना। हम यहाँ पे एक्सचेंज पे ना स्टेक करते हैं ना ही कुछ माइन करते हैं। एक्सचेंज पे आप केवल खरीद और बेच सकते हैं टोकन को, या कोई और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई और लेन देन कर सकते हैं। वो जो चीजें स्टेकिंग, माइनिंग और जो कन्वर्जन है सीआरयू का डब्ल्यूसीआरयू पे, वहां पे आपको सिर्फ क्रिप्टो वॉलेट में आप ये कर पाएंगे। वहां पे एक बटन होगा कन्वर्ट, उसका उपयोग करके। और फिलहाल जो ब्लॉकचेन वॉलेट है उसका अनुवाद किया जा रहा है 12 भाषाओं में, और जब हम इस वर्जन को प्रोडक्शन वर्जन पे लेके जाएंगे तब वहां पे आपको एक झंडा दिखाई देगा, एक फ्लैग दिखाई देगा, और वहां पर आप देख पाएंगे वो भाषा जो आपको सबसे ज्यादा समझ में आएगी, आप उसको चुन पाएंगे जहां तक क्रिप्टो वॉलेट की बात है। और अगर हम एक्सचेंज के बारे में बात करें तो एक्सचेंज के लिए हमारे पास कुल 5 भाषाएं हैं जिसमें अनुवाद किया जाएगा। स्पेनिश, अंग्रेजी, वियतनामीज, इटालियन और हिंदी शायद। लेकिन आप जितना चाहे उतनी भाषाओं को डाल सकते हैं अगर आप गूगल ट्रांसलेट फंक्शन का उपयोग करें। लेकिन कुछ जो अवधारणाएं हैं, गूगल ट्रांसलेट इतना सटीक आपको रूपांतरण नहीं देता है भाषा का। मान लीजिए अगर आप स्टेकिंग को अंग्रेजी से रूसी में, अगर स्टेकिंग शब्द को अगर आप अनुवाद करते हैं तो किसी कारण से जो गूगल है वो आपको कहता है कि ये जो शब्द है स्टेकिंग, इसका मतलब है टुकड़े टुकड़े, जैसे डिजिटल डिपॉजिट में होते हैं। तो वो टुकड़े जो
मतलब गलत आपको अनुवाद देता है, गलत मतलब देता है। तो इसलिए आपको इसलिए आपको कभी भी गूगल के ऊपर बहुत अच्छे से विश्वास नहीं करना चाहिए और अपनी दिमाग लगाना चाहिए। तो एक्सचेंज में आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा इंटरफेस है वो आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा आंतरिक एक्सचेंज पे इंटरफेस था वैसा सा ही है, लेकिन जो लोग पहली बार इसको देख रहे होंगे उनको थोड़ा सा शायद थोड़ी मेहनत करनी पड़े। तो आप देख सकते हैं कि लिमिट ऑर्डर या मार्केट ऑर्डर जो हैं वो आप अपना मार्केट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी मार्केट के अंदर आप खरीदना बेचना चाहते हैं। और ये चीज जो है आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सीआरयू से यूएसडीयू में आप बदलना चाहते हैं या आप यूएनटीबी से यूएसडीयू से आप फिएट में जाना चाहते हैं। तो तो किसी ने मुझसे ये पूछा कि अगर मैं सीआरयूज बेचता हूँ यूएसडीयू में तो मैं किस तरह से मैं यूएसडीयू से स्टेबल कॉइन के बाद मैं उसको फिएट मनी में कैसे मैं परिवर्तित कर सकता हूँ यूएसडीसी में। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो भी टोकन हमारी एक्सचेंज में है वो उस उसके पीछे यूएसडीयू, हम यहाँ पे यूएसडीयू टोकन की बात कर रहे हैं, तो यूएसडीयू टोकन जो कि हमारा स्टेबल कॉइन है उसके पीछे जो है या तो एक फिएट डॉलर होगा या फिर एक ईथर डॉलर होगा। तो आप तो तो यूएसडी कॉइन जो है वो यूएसडी कॉइन जो कि कॉइन बेस एक्सचेंज, तो उसका नाम शायद टेथर बोलते हैं, तो वो टेथर उसके पीछे होगा। तो ब्लॉकचेन जो है, और ये इस ब्लॉकचेन के ऊपर ये सारा का सारा परिवर्तन कैसे होता है। तो जैसे अगर कोई यूएसडीयू खरीदना चाहता है और यूएसडीयूज अभी तक नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर वो सीआरयूज खरीदना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, उनको अपने एक्सचेंज अकाउंट को टॉप अप करना पड़ेगा, या तो आप यूएसडीटी से या फिर कैश से या यूएसडी फिएट से या एक यूएस डॉलर से, और उससे आप यूएस और उससे या फिर यूएसडीसी टेथर जिसके बारे में मैंने बताया वो आप कॉइन बेस से ले सकते हैं, और उसके बाद आप उसको यूएसडीयू में परिवर्तित कर सकते हैं। आप इस स्क्रीनशॉट पे यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे यूएसडीयू जो है यूएसडीटी में परिवर्तित हो रहा है। आप अपना वॉलेट टॉप अप करते हैं और टेथर डॉलर्स के अंदर, और उसके बाद जब ये आप टॉप अप कर लेते हैं तो आप सीआरयूज खरीदते हैं उन लोगों से जो कि आप जो कि सीआरयू जो है वो बेच रहे हैं, आप उनसे खरीद सकते हैं और उसके बाद आप उसको यूएसडी में परिवर्तित कर सकते हैं। ये शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा और समझने में मुश्किल आ रहा होगा। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सरल तो यही होता कि हम लोग सीधा एक डॉलर खरीद लेते। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हमें ये आंतरिक एक्सचेंज पे ये टर्नओवर दिखाना होता है, हमें ये वॉल्यूम या मात्रा को दिखाना होता है, और अगर ये मात्रा या वॉल्यूम नहीं होगा तो हम लोग इसको कैसे बताएंगे कि जो हमारे 4 टोकन जो हैं वो किस तरह से, और हमारे जो जो निवेशक हैं, जो भावी निवेशक हैं, वो कैसे अंदाजा लगाएंगे कि यूएसडीयू में कितना पैसा जा रहा है। तो अगर आप कॉइन मार्केट कैप के स्टैटिस्टिक्स में या आंकड़ों में जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि उनकी जो मार्केट है वो क्रिप्टो करेंसी की $3,000 मिलियन की है, और उसमें सबसे ज्यादा जो पैसा जो है वो यूएसडीयू या स्टेबल कॉइन या टेथर में है, और जो बहुत सारे लोग जो हैं वो बिटकॉइन में पैसा नहीं रखते हैं क्योंकि उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। और अभी हाँ, आप बोल सकते हैं कि इस समय जो रुझान है वो बहुत बुलिश है या बहुत ज्यादा तेजी की तरफ है, लेकिन लोग एक बार अपना मुनाफा बचा के उसको यूएसडीयू में डाल देते हैं। तो और रुझान इस तरह से चल रहा है पूरे की यूएसडीसी के अंदर जितना भी आपका क्रिप्टो एसेट्स हैं, वो क्रिप्टो संपत्ति जितनी भी है वो यूएसडीसी में आप परिवर्तित करके रख लेते हैं। तो
अब किसी ने मुझसे पूछा कि यूएसडीटी को आप विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, आपके पास कॉइनबेस वॉलेट होता है, तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप उसको फिएट में बदल सकते हैं और आप वहां से आप कॉइनबेस वॉलेट में भेज सकते हैं। जैसे मेरे पास एडवो कैश है, मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो एडवो कैश का जो कार्ड है, आप उसमें बहुत आसानी से उसको रूबल्स में या उसको यूएसडी में आप परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत सारे वॉलेट ऐसे हैं जो फिएट गेटवे का समर्थन करते हैं, और वहां पर ट्रस्टी वॉलेट होता है बाइनेंस से। तो आप वहां पर जो जो यूएसडीटी या यूएसडीसी को आप वहां पर भेज सकते हैं, और उसके बाद आप उसको डॉलर में या फिएट डॉलर में या आप उसको रूबल में बदल सकते हैं। तो मैं अभी तो आपको ये नहीं बताऊंगी कि किस तरह से आप यूएसडीयू, यूएसडीसी, यूएसडीटी को आप फिएट डॉलर में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, हमारी क्या परियोजना है। तो ये आपको तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि ये अभी अभी बहुत बड़ा रहस्य है, और आने वाले समय में आपको ये सब इसके ऊपर से पर्दा उठेगा, और मैं उसको बचाना चाहती हूँ। जो रहस्य मैं उसको अभी आपको नहीं बताऊंगी, और ये बंद बैठक में आपको बताया जाएगा। तो आप ये जरूर ये जरूर आप करें कि 8 बजे जो हम लोग ये वेबिनार लेंगे, ये जो बंद कमरों की बैठक वाला जो वेबिनार होगा, और आप को एरिक वॉरे का सेशन भी होगा, जो कि 7 दिन रिक्रूटिंग चैलेंज जो चल रहा है एरिक वॉरे का। तो मैं इसलिए 3 पीएम मॉस्को टाइम के ऊपर मैं ज्यादा नहीं कर सकती हूँ। कोई मुझसे पूछ रहा है कि यूएसडीयू, यूएसडीसी, यूएसडीटी ये सब तो स्टेबल कॉइन है, और ये सब क्या सारे के सारे डॉलर की तरह ही हैं? बिल्कुल हैं, और ये मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से आप ये स्टेबल कॉइन जो है आप उनको फिएट डॉलर में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा संयम रखिए और मुझे धीरे धीरे आपको बताने दीजिए, क्योंकि आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपको कर देना है, टैक्स देना है, तो वो भी आपको उसकी परियोजना है वो भी आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो आपकी जो आय यहाँ से हो रही है वो उसके ऊपर आपको टैक्स आपको अपने देश में देना ही पड़ेगा। तो ये वाली जो स्लाइड थी, हम लोगों ने 7 तारीख को हमने इसका इस्तेमाल किया था अपनी समरी या सारांश बैठक में, और मैंने इसके अंदर आपको बहुत अच्छे से बताया था और बहुत विस्तार से बताया था अपने टेस्टर्स के बारे में और लोगों के बारे में जो इसके अंदर जिन्होंने जो प्रतिभागी थे। तो आइए अब हम लोग अपनी आखिरी स्लाइड की तरफ चलते हैं, और तो ये एक और अंग्रेजी कक्ष में आप एक और स्लाइड आगे चलाएं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो एक्सचेंज के हिसाब से हम लोग जो 16 नवंबर को अपना पंजीकरण शुरू करने जा रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी ट्रेडिंग शुरू करेंगे उस दिन। ये सिर्फ और सिर्फ पंजीकरण के लिए है, और यहाँ पर हम लोगों को एक बहुत ही मुख्य और बहुत ही साधारण सी बात जो है हमें याद रखनी पड़ेगी, वो ये कि जो हमारी एक्सचेंज है वो एक स्तर की है। जो आपके व्यक्तिगत आपके जो आप रेफरल्स हैं, जैसे कि अगर आपने किसी को बोला और वो $1000 के क्रिप्टो यूनिट्स खरीदना चाहते हैं, तो जो एक्सचेंज है वो आपको 0.01% आपको कमीशन देगी, और जो एक्सचेंज है आपको वो 0.003 0.004 तक आपको 0.001 तो
तो 0.003 से 0.001 के टर्नओवर पर आपको मिलता है। तो उनका जो परसेंटेज जो होता है, जो प्रतिशत होता है, वो कमीशन का बहुत कम होता है। और तो जिनकी टर्नओवर और भी कम होती है, तो वो तो क्या होता है कि एक्सचेंज जो है वो पैसे बनाती है जब आपकी टर्नओवर होती है। तो जिन लोगों को आपने न्योता दिया है, जो आपके नाम लेके रेफरल लेके जो एक्सचेंज के अंदर आते हैं, तो आपको इतने ज्यादा, अगर आप कभी आप उनको न्योता देते हैं तो $1 में आपको 20 सेंट मिलते हैं। तो हम लोगों ने ये पहले सोचा था कि हम लोग 8% सभी को हम लोग देंगे, 4, 3, 2, 1, जो जैसे हमारा एवरेज का मार्केटिंग प्लान है। तो आपको हमने ये करने का सोचा था, लेकिन हमने बाद में हम लोगों को ये पता चला कि इसमें तो बिल्कुल भी पैसे नहीं दिखेंगे, ये तो बिल्कुल एक छोटा सा कण होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने और एक्सचेंज में देखा कि वो किस तरह से देते हैं और किस तरह से वो पैसे जो है वो रेफरल में देते हैं। तो हमें पता चला कि वो पूरे वॉल्यूम का कुछ हिस्सा आपको देते हैं, जो कि बहुत ही छोटा होता है, अणु वर्ष होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये सोचा कि जो लोग एक्सचेंज में कुछ खरीदना चाहते हैं, तो यूएस, तो हम लोगों ने ये देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो वो एक्सचेंज में बहुत ज्यादा वॉल्यूम तो नहीं करेंगे, लेकिन उससे ये होगा कि जो न्योता देने वाले या रेफरल लिंक्स की वजह से बैक ऑफिस पे बहुत ज्यादा भार पड़ जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने तो अगर आपके पास 1 मिलियन पार्टनर्स भी होते हैं, तब भी आपको बहुत कम पैसा मिलेगा। तो इसीलिए जो लोग आप एक्सचेंज में जब आप किसी को आप अपने इनवाइट कोड के साथ उसको पंजीकरण करते हैं, तो ये देखिए, ऐसा ऐसा एक चीज ध्यान रखिए कि जैसा ही हम लोग ये करेंगे कि वो वैसे ही चैट के अंदर जो हमारे जो सहभागी हैं, वो अपने अपने लिंक्स जो हैं वो भेजने शुरू कर देते हैं और वो ग्रुप में डालना शुरू कर देते हैं, और वो ये बोलते हैं कि अब पंजीकरण जो है आप कर सकते हैं। तो जो किसी कोई एक समूह जिसमें 2000 प्रतिभागी हैं, और अगर किसी ने वो अपना रेफरल लिंक वहां पर दे दिया, तो पूरा का पूरा जो समूह है वो इस व्यक्ति के नीचे नीचे जो है वो रजिस्टर हो जाएगा, पंजीकृत हो जाएगा। इसीलिए मैं अपने जितने भी जो निर्देशक हैं ग्रुप के, मैं उनको ये कहूंगी कि किसी को भी अनुमति ना दें कि वो अपने रेफरल लिंक्स को चैट्स के अंदर डालें, और अगर ऐसा होता है तो वो उसको डिलीट करें। तो तो या टेलीग्राम चैट के अंदर आप जो आपके मॉडरेटर हैं वो कुछ इस तरह से करें कि आप कोई भी लिंक जो है वो टेलीग्राम चैट में ना दे सकें। तो लोगों को प्रतिबंध लगाना होगा कि वो ग्रुप चैट के अंदर अपना रेफरल लिंक ना भेजें। हम लोग अपना जो हमारा मल्टी लेवल बिजनेस का जो एथिक्स हैं और जो हमारे आचार विचार हैं, हमें उसको ध्यान रखना चाहिए। और हम लोग अगर अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, तो हमें इस आचार विहार का ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोगों ने आप अगर किसी के दोस्त नहीं हैं, तो आप अपने अपर लाइन पे जाएं, जो कि आपकी संरचना में है, अपनी अपर लाइन के पास जाएं, जो कि जिनको आप जिनसे बात कर सकते हैं और आप उनका बहुत आदर करते हैं। तो आप उनसे पूछें कि क्या करना चाहिए, और उनसे बोलें कि देखिए, आपने पहले से ही रजिस्टर कर चुका है, और आपने अपना डिपॉजिट भी जो आपने डाल दिया है, और आप उनके लिंक से आप उसको
आप रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी आनन फानन में किसी और लिंक के मदद से अगर आपने उसको अपने आप को अगर आपने अपना पंजीकरण कर लिया तो आप हमारी सपोर्ट टीम को व्यर्थ ही परेशान करेंगे और बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे ये अनुरोध करूंगी कि आप बहुत संयम से और सिर्फ पंजीकरण उन्हीं अपने अपने जो स्पॉन्सर हैं अपलाइन हैं उन्हीं का इंतजार करें ताकि आप उन्हीं के लिंक के माध्यम से आप पंजीकरण करें। तो ये चीज बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि अगर आप जल्दबाजी में और आनन फानन में अगर आप गलत जगह आप पंजीकरण कर देते हैं या गलत लिंक से पंजीकरण करते हैं तो बहुत आपको दिक्कत होगी। उसके बाद हम लोग पुष्टिकरण की बात करते हैं और ये जो पुष्टिकरण है उसमें कुछ दिन लगेंगे और मुझे आज पता चला है कि जो हमारी जो टीम है, जो पुष्टिकरण की जो टीम है वो यूजी पे बैक ऑफिस के पुष्टिकरण में बिजी रहेगी और चूंकि ये सारे की सारी चीजें एक ही बार हो रही हैं तो हो सकता है कि हमारी जो हम लोग थोड़ी देर करें इस प्रणाली में, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक या दिन की देरी से हम लोग बात करें। लेकिन जो एक्सचेंज का जो पंजीकरण है वो उसकी पूरी प्रणाली मैंने आपको बता दी है, उसकी किस तरह से आप अपना तो पहले जो हमारी मार्केट या जो पेयर खुलेगा वो CRU और USDU का होगा। तो आप जो है वो आप कॉइनबेस में USDU कॉइनबेस के लिए होगा और आपको अपना जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसको अगर आप फिएट में बदलना चाहते हैं या USDC में बदलना चाहते हैं तो आप अगर चाहते हैं कि आप कुछ और खरीदे तो आपको यहाँ पर ये खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि रेफरल लिंक के बारे में समझ नहीं आया, तो मैं आपको छोटी छोटी बात कह सकती हूँ कि जिस इंसान ने आप या जिस अपलाइन ने आपको इस व्यवसाय के साथ जोड़ा है आप उनसे बात कीजिए। आप उस कंपनी में जो उस कंपनी में जो आपके स्पॉन्सर हैं आप उनसे बात करें और उनसे उनका पंजीकरण लिंक लें और रेफरल लिंक लें और उसके बाद उसके मदद से आप पंजीकरण करें। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके जो अपलाइन है उनको पहले पंजीकरण करना पड़ेगा और आपके जो आपसे ऊपर है आपकी संरचना में वो आपको वो कर सकते हैं। तो आप देखिए आप जो है वो बिना किसी रेफरल लिंक के भी आप पंजीकरण कर सकते हैं, लेकिन वो पहले कुछ दिनों में नहीं। अगर आपको पहले कुछ दिनों में पंजीकरण करना है तो आपको रेफरल लिंक की जरूरत पड़ेगी। तो आपको ये चीज, तो अगर आप एंड्रे हवरातव जी के नीचे आप अपना नाम गाना चाहते हैं तो पहले उनको पंजीकरण होना पड़ेगा और आपको रेफरल लिंक देना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम देखेंगे कि अगर एक हफ्ते के अंदर हमें पता चलेगा कि जो पंजीकरण की संख्या है वो बहुत ज्यादा है तो हम लोग उन लोगों को भी मौका देंगे जो कि इस कंपनी के बाहर से हैं और वो हमारे जो एक्सचेंज में आना चाहते हैं या हमारे एक्सचेंज के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो तो मैं आपसे ये जरूर कहूंगी कि आपको अगर जल्दी आपको अपना पंजीकरण कराना है तो आपको रेफरल लिंक चाहिए ही होगा। हर कोई इस समय मुझसे मेरा रेफरल लिंक मांग रहा है। तो मैं दोस्तों आपको समझाना चाहूंगी
कि नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, जो व्यवसाय है, वो जब आप किसी को न्योता देते हैं इस व्यवसाय के लिए या किसी को आप अपना रेफरल लिंक देते हैं, तो कुछ जिम्मेदारियां आपकी बनती हैं और ये जो जिम्मेदारियां हैं ये आपको आगे निभानी पड़ती हैं और ये हो सकता है कि हो सकता है कि आप अपने पति को तलाक दे दें, लेकिन अगर आपके संरचना में वो जुड़ जाते हैं, तो आप पूरी जिंदगी उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते और वो आपको मध्य रात्रि में फोन करके बोलेंगे कि देखिए आपके संरचना के मैं नीचे हूं और मुझे जो है वो मुझे कुछ दिक्कतें आ रही हैं, आप मेरी मदद कीजिए, आपको मदद करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं अपना जो लिंक है वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं ये जिम्मेदारियां ढोऊं। मैं तो इस चीज में ज्यादा समय बिता रही हूँ कि हम लोग जितनी ज्यादा जल्दी से जल्दी हम लोग एक नई मार्केट आपके लिए खोलें, जैसे एथूरियम। तो मैं चाहती हूँ कि दिसंबर के अंदर अंदर मेरे पास एक मेरा लक्ष्य है कि हम लोग कॉइन कैप मार्केट के अंदर हमारे सारे टोकन्स जो हैं वो लिस्ट हो जाएं और हमारी जो जो हमारा जो डेटा है या जो उसके बारे में जानकारी है वो सारी की सारी जानकारी जो है वो मार्केट कॉइन कैप के ऊपर आ जाए। तो ये बहुत जरूरी है और इसी वजह से मुझे ये करना है कि हम लोगों को दो एक्सचेंज के अंदर अपने आप हमारे जो कॉइन्स हैं उनको लिस्ट करना पड़ेगा और ये जरूरी भी है कानूनी तौर पर। तो कुछ एक्सचेंज है जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, जैसे लिली कॉइन, और मैं उनको एक्सचेंज भी नहीं मानती, लेकिन कॉइन कैप के लिए और कि कॉइन कैप हमारे कॉइन्स के बारे में सूचना लिखें और सूचना प्रकाशित करें, तो हम लोगों को दो एक्सचेंज के अंदर हमें पंजीकरण कराना पड़ेगा। और इसीलिए यही मेरा लक्ष्य है कि मैं दिसंबर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पर ही लिपसिट ना हो, लेकिन हम लोग एक्सचेंज पे भी, छोटी छोटी एक्सचेंज पे भी हम लोग लिस्टेड हों। और इसी वजह से जो दिसंबर में आपको पता ही है कि कितनी ज्यादा छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, तो इसीलिए दोस्तों मैं अपना रेफरल आपको नहीं दे सकती हूँ। तो चलिए मेरे पास कुछ प्रश्न हैं और मेरे पास जब वॉलेट होगा तो उसके अंदर कुछ कॉइन्स होंगे, तो क्या मैं उसको विड्रॉ करूं या मैं उसको खर्च करूं? मुझे आपका प्रश्न समझ नहीं आया। देखिए, अगर आपके पास बहुत सारे वॉलेट्स हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, तो एक्सचेंज के अंदर आप एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगी और बहुत सारे जो अलग अलग जो वॉलेट्स हैं आप वहां से अपने टोकन्स का हस्तांतरण इस वॉलेट के अंदर करेंगी। और ये बहुत सरल है, जैसे कि आपके पास अगर अकाउंट है बाइनेंस के अंदर, तो या आपके पास एक्स बाइट्रिम मिक्स के अंदर आपका अकाउंट है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपका वॉलेट है जहां पे आप बिटकॉइंस रखते हैं, तो वो बहुत सारे वॉलेट्स आपके हो सकते हैं, जैसे कापी, बिटकॉइन वॉलेट, और आप वहां से किसी भी वॉलेट से आप एक ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो आपके एक्सचेंज के अंदर है वो आप उसको वहां पे हस्तांतरण करते हैं। यहां पर भी वही बात है, आपके पास हो सकता है कि 10 वॉलेट हो, लेकिन इन 10 वॉलेट्स में से जितने भी आपके पास टोकन्स हैं वो आप हमारी एक्सचेंज में उसको हस्तांतरण कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, हम अपने बैंक कार्ड से क्यों नहीं टॉप अप कर सकते हैं? जी हाँ, ये बात हमने आज भी देखी कि एपीआई बैक ऑफिस के अंदर जो हम लोग टॉप अप करते हैं बैंक कार्ड के अंदर और रूबल से, और वहां पर वो चीजें जो हैं वो
गायब हो चुकी हैं, टॉप अप करने का जो विकल्प है वो गायब हो चुका है। तो हम लोगों ने इसका निवारण के लिए टेक्निकल टीम को हम लोगों ने बोल दिया है और वो इसके अंदर देख रहे हैं कि एपीआई बैक ऑफिस के अंदर ये विकल्प बहुत जल्दी आपको उपलब्ध हो जाए। जो कमीशन जो है एक्सचेंज के अंदर वो 0.3 नहीं है, वो 0.03% है। तो 0.3 नहीं, 0.003% है, जो कि बहुत कम मात्रा में आपसे लिया जाएगा। एक और प्रश्न है कि अगर मैं एक्सचेंज में हूं और मेरे पास कोई रेफरल लिंक नहीं है तब क्या? देखिए, इस समय आप टेस्ट सर्वर के ऊपर हैं और जो रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण है वो हमारे टेस्टर्स के लिए तो खुली हुई है। तो बहुत जल्दी 15 नवंबर तक हमारे जो टेस्ट सर्वर, जो एक्सचेंज जो है वो टेस्ट सर्वर पे है, उसको बंद कर दिया जाएगा और उसके अंदर जो उसका जो नाम है डोमेन का, वहां पर उसके अंदर यूएटी के अक्षर लिखे हुए हैं और यूजर अडॉप्शन टेस्ट, जिसका जिसका पूरा मायने है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है टेस्टर्स के लिए ये एक्सचेंज थी और आपको ये यूएटी दिखेगी। तो आप और जब तक आपके पास रेफरल लिंक नहीं होगा आप इस एक्सचेंज पर आप पंजीकरण नहीं कर सकते हैं। तो 1 साल के बाद जो WCRU है वो बिल्कुल लॉक हो जाएगा या उसका क्या होगा? देखिए, CRU जो है वो 330 दिन के लिए लॉक्ड है, लेकिन जो WCRU जो है वो उनकी जो अनलॉकिंग है वो जो WCRU है उनकी जो अनलॉकिंग है वो 365 दिनों में उनकी अनलॉक्ड होगी। CRU जो है वो 330 दिन में और जो WCRU जो है वो 365 दिन में अनलॉक होते हैं। तो जहां तक स्टेकिंग का सवाल है, आपको अपनी जो स्टेकिंग है वो आप अपने आप से उसको मत खारिज कीजिए। अगर आपकी स्टेकिंग चल रही है तो 16 नवंबर को हम लोग जो हैं इसका मतलब हम लोग जो पंजीकरण जो शुरू कर रहे हैं एक्सचेंज का, इसका मतलब ये नहीं है कि जो बैक ऑफिस की जो स्टेकिंग है या बैक ऑफिस में जो विशेषताएं हैं उन सबको खारिज कर दिया जाएगा। नहीं, हम लोग ये करेंगे कि हम लोग सारा का सारा जो एक्सचेंज का जो सेटअप है वो हम लोग जो है बैक ऑफिस में पूरी की पूरी चीजों को लेकर आएंगे, ताकि लोग जो है 16 नवंबर से जब हम लोग पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करें एक्सचेंज के ऊपर, तो कुछ भी जो है वो बैक ऑफिस की वजह से कुछ गलत ना हो जाए। तो इसीलिए आप लोगों के पास एक विकल्प बचता है और वो है कि आप आप वीआईपी क्लब या जो आप इंस्टॉलमेंट्स में जो चीजें खरीद रखी हैं वो आप उसको जारी रखें। तो जो बैक ऑफिस में जो चीज चल रही है उसको चलने दीजिए, जैसे स्टेकिंग। और जिस दिन हम लोग अपनी एक्सचेंज शुरू करेंगे और 1 हफ्ता पहले हम लोग जब एक्सचेंज खुलेगी तो हम लोग पूरी की पूरी जानकारी आपको देंगे और आपको पूछेंगे कि अगर आप कुछ EIP खरीदना चाहते हैं या आप कुछ EIPs जो इंस्टॉलमेंट्स में लेना चाहते हैं तो वो आप जल्दी कर लीजिए और उसके बाद हम लोग जो है एक्सचेंज के ऊपर चले जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारा समय दिया जाएगा। जब हम लोग क्रिप्टो वॉलेट के अंदर जाएंगे तब हम लोग आपको सूचना देंगे, दोबारा से आपको बताएंगे और हम वेबिनार्स लेंगे, प्रशिक्षण देंगे। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप सुबह एक दिन उठेंगे और आपको देखेंगे कि बैक ऑफिस बंद हो चुका है और आप जो है वॉलेट के ऊपर चले गए हैं। ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, कदम दर कदम होगा, ताकि आप आराम से इस प्रक्रिया का हिस्सा बने। और बहुत शीघ्र बिल्कुल नहीं करेंगे।
हम लोग आराम आराम से करेंगे तो जो कुछ भी बैक ऑफिस में चल रहा है वो चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही सीआरयू के जो जो बैलेंसेस हैं या जो शेष राशि हैं, जब वो तैयार हो जाएंगी और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, वो बिल्कुल बिल्कुल सटीक और स्पष्ट हो जाएंगी, तब आप उनका हस्तांतरण क्रिप्टो वॉलेट के अंदर कर पाएंगे और तभी हम क्रिप्टो वॉलेट का के अंदर हस्तांतरण करेंगे। और हम लोग सारे के सारे शेष बैलेंस को हम उनको निरीक्षण करेंगे और जब ये सब ठीक हो जाएंगे उसके बाद ही हम आगे का कदम उठाएंगे। तो एवेंटी स्टेकिंग के बारे में लोग पूछ रहे हैं। देखिए, जितनी भी स्टेकिंग जो है वो आपकी जितनी भी स्टेकिंग है वो आपकी फिर से दोबारा स्टेकिंग 0 से शुरू होगी और जो आपके पास आज है, तो अब हम कल्पना करते हैं कि जो तिथि है जिसमें जो सीआरयू बैलेंस है उसको हम गणना कर रहे हैं, तो जो बिक्री है ईआईपी की सीआरयू अंकों के साथ और जितना भी अक्रूवल है स्टेकिंग कार्यक्रम के तहत उससे टर्मिनेट करा जा रहा है। कल्पना करते हैं कि मान लीजिए ये तिथि अगर 25 नवंबर की हो, इसमें जमा घटाकर 3 दिन आप जोड़ सकते हैं। और इसके लिए भी हम सबसे पहले एक घोषणा करेंगे। हम लोग इसके लिए वेबिनार आयोजित करेंगे और सभी निर्देश तैयार हैं मार्गदर्शन के रूप में क्रिप्टो वॉलेट को लेके, और फिर हम घोषणा करेंगे कि इस तिथि पर आपको यह हरा बटन प्राप्त हो जाएगा जिससे आप अपना क्रिप्टो वॉलेट को जनरेट कर सकते हैं। तो कृपया करके आप शिफ्ट पे ना रहें, किसी और काम में व्यस्त ना रहें और तत्काल अपने बैक ऑफिस को अपडेट करें जिसके अंदर एक हरा बटन होगा और एक की होगी आपकी स्क्रीन पे। इसके लिए भी सबसे पहले घोषणा को शुरू किया जाएगा, छापी जाएगी घोषणा कि इस तिथि पर ये जो बटन है ये फंक्शनल होगा और आप इस तिथि पे जाकर अपने क्रिप्टो वॉलेट को जनरेट कर पाएंगे। तो जितनी भी स्टेकिंग होगी बैक ऑफिस की ओर से उसे टर्मिनेट किया जाएगा एक विशिष्ट तिथि पे, और जितने लंबे समय तक आप टोकन को स्टेक करेंगे उतना ज्यादा आपको अक्रूवल प्राप्त होगा। इवेंटी स्टेकिंग के लिए कोई अक्रूवल नहीं है और जो क्रिप्टो वॉलेट है उसके अंदर जो पहला अक्रूवल है स्टेकिंग से वो 31 मार्च को प्राप्त होगा। इसके लिए आपको आने वाले 6 महीने के इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वो सभी लोग जो स्टेक करना चाहते हैं इवेंटी को क्रिप्टो वॉलेट की साइट से वो कर पाएंगे और इसी के तहत जो पहला अक्रूवल है आप प्राप्त कर पाएंगे 31 मार्च को। क्या मुझे मौका मिलेगा कि मैं अपनी सभी किश्तों को रीस्टार्ट कर सकूं उस समय तक? देखिए, ऐसी स्थिति में हम टर्मिनेट करेंगे नए ईआईपी की बिक्री को, और वो लोग जिनके पास पहले से ही किश्तें होंगी, चाहे वो एक ही पेमेंट क्यों ना हो किश्तों के कार्यक्रम के तहत, वो सभी लोग अपनी समय अवधि के अंत तक सभी किश्तों का भुगतान कर पाएंगे। हालांकि नई जो ईआईपी है वो किश्तों के तहत आपको उपलब्ध नहीं होगा, और वो सभी लोग जिनके पास बटन है कि मैं किश्तों से खरीदना चाहता हूं और चाहे उनकी अंतिम अगर इंस्टॉलमेंट भी हो तो भी वो अपनी समय सीमा तक उसका भुगतान कर पाएंगे। और इसी प्रकार से जो यूएनटीबी उसका जो मिनिमम प्राइस रहेगा, जो कीमत रहेगी वो 1 सेंट होगा और ऑर्डर के लेवल तक। तो आप 1 सेंट से नीचे ना उसे खरीद पाएंगे ना उसे बेच पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये इतना कम उसकी कीमत नहीं होगी और बहुत जल्द जो उसकी कीमत है वो बढ़ेगी भी, उसमें भी वृद्धि होगी। और जहां तक आप कीमतों के बारे में पूछना चाहते तो ये सभी गोपनीय जानकारी है, इसको मैं अभी आप लोगों के साथ नहीं बांटूंगी। और मुझे आशा है कि इस शनिवार को आंड्री होवरोतोव जी पर्दा उठाएंगे जानकारी से और आपको कीमतों के बारे में पता चलेगा आने वाले निकटतम भविष्य में वर्ल्ड सीआरयू के लिए क्या कीमतें होने वाली हैं
और क्रिप्टो यूनिट के लिए भी क्या कीमत होने वाली है, सो भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सवाल ये है कि कैसे मैं विड्रॉ करूं मेन खाते से, अपने मुख्य खाते से अपने यूनिट को, ताकि मैं सीआरयू को खरीद कर सकूं इंटरनल एक्सचेंज पे। देखिए, ये बहुत ही सामान्य रूप से पूछे जाने वाला सवाल है, जिसका मैंने पहले भी जवाब दिया है। अगर आप टॉप अप करेंगे अपने खाते को बैंक कार्ड के माध्यम से या बिटकॉइन या इथेरियम के माध्यम से, मान लीजिए आपने टॉप अप किया अपने खाते को बाहरी माध्यम से और वो आपके मेन खाते में आ गए, तो आप सपोर्ट में लिख सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से आपको मौका मिलेगा कि आप विड्रॉ कर पाएं इसे अपने मुख्य खाते से अपने बोनस खाते में, और आप इसको तत्काल विड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन ये इतना जल्दी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा आईटी विभाग है अभी वो बहुत व्यस्त है, क्योंकि वो तैयारी में जुटा हुआ है नए बैक ऑफिस इवोरिच का और यूजी पे का, और इसके साथ साथ वो तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड सीआरयू टोकन की बिक्री के लिए। तो ये जो ऑपरेशन है जिसके अंदर आप यूनिट को मुख्य खाते से बोनस खाते में हस्तांतरित करेंगे, इसको मैन्युअली करना पड़ेगा। वो भी आपकी अनुरोध पे हम करेंगे। आपकी, मान लीजिए अगर आपने बाहर से टॉप अप किया है या आपने यूनिट को खरीदा है इंटरनल करेंसी के रूप में, तो आपको उसे बेचना पड़ेगा। जैसे आप सामान्य रूप से करते हैं, और इसके लिए आपको एक खरीद करने वाले को ढूंढना पड़ेगा, और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो पाए स्ट्रक्चर के अंतर्गत, जिसके अंदर आप सभी टैक्सेस को अवॉइड कर पाएंगे, टाल पाएंगे। तो इसके लिए भी आपको सपोर्ट को लिखना चाहिए, और यही मेरा आपको अनुरोध है, यही मेरे आपको सुझाव है। क्या हमें अनलॉकिंग प्राप्त होगा नवंबर में? क्योंकि मेरे जो सीआरयू हैं वो नवंबर की शुरुआत से अनलॉक नहीं हुए हैं। जी जी, बिल्कुल अनलॉकिंग होगा, हालांकि इसमें कुछ विलंब है जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और जितना भी अनलॉकिंग है ये अभी मैनुअल रूप से किया जा रहा है, तो इसमें 1 सप्ताह से ज्यादा लग सकता है। सबसे पहले आपको अपना पहला भाग मिलेगा अनलॉकिंग का, और फिर आपको दूसरा भाग मिलेगा अनलॉकिंग का। मेरे ख्याल से यही कारण है कुछ रुकावटों का बैक ऑफिस में। और जितने भी अनलॉक थे सीआरयू को, वो लॉक हो जाने चाहिए। किसी ने कहा कि मैंने 2 सितंबर को खरीदा है इंटरनल एक्सचेंज पे, और जो उसकी मात्रा है उसे जोड़ा गया था पोर्टफोलियो में, लेकिन वो अनलॉक नहीं थे। तो क्या आप इस त्रुटि को सुलटा पाएंगे? मैं जानती हूं कि ये जरूर सुलट जाएगा, क्योंकि हमारी आईटी विभाग पे बहुत तगड़ा भार है, तो वो एक बार में सारी चीजें नहीं कर पा रहे। तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप सपोर्ट में बार बार जाके संपर्क करें, उन्हें याद दिलाएं अगर आपकी विनती पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है लंबे समय से। तो मरिया, क्या आप हमें बता सकते हैं कि कॉइन मार्केट कैप पे किस चीज को लिस्ट किया जाएगा? सीआरयू को, वर्ल्ड सीआरयू को, यूएनटीबी को, या चारों के चारों को, चारों टोकन को? क्या इसके साथ साथ आप मुझे ये भी बता सकेंगी कि कब वर्ल्ड सीआरयू को अनलॉक किया जाएगा और कब हम उसे एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में हस्तांतरित कर पाएंगे? जी जी, बिल्कुल। और आप यूएनटी भी प्राप्त कर पाएंगे अगर हम स्टेक करें हमारे सीआरयू को, वर्ल्ड सीआरयू को अलग अलग मैच्योरिटी अवधि के लिए 3, 6 महीना या 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 और 6 महीना के लिए हम स्टेक कर सकते हैं केवल अनलॉक सीआरयू को, और बदले में सीआरयू प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि जो स्टेकिंग है जिसके माध्यम से आपको यूएनटी भी प्राप्त करना है, ये किसी भी मैच्योरिटी अवधि में आप कर सकते हैं, चाहे वो 1 दिन हो चाहे 1 सप्ताह हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्लिक कर सकते हैं अनस्टेक पे किसी भी समय पे, किसी भी मौके पे।
तो इस स्थिति में जो यूएनटीबी है वो हर लम्हा हमारे वॉलेट में एक्योर किया जाता है। तो अगर आप सीआरयू को प्राप्त करना चाहते हैं पुरस्कार के रूप में, तो आप उसको हर 30 दिन के अंदर प्राप्त करते हैं 1.2% पर प्रति माह, और ये आपका पुरस्कार होगा स्टेकिंग करने के लिए अपने अनलॉक्ड सीआरयू को। और अगर आप स्टेक करें सीआरयू को यूएनटीबी प्राप्त करने के लिए, तो आपको यूएनटीबी प्राप्त होंगे प्रतिदिन, प्रति घंटा, जो कि निर्भर करेगा मात्रा पे सीआरयू का या वर्ल्ड सीआरयू का जो आपके पास है, ताकि आप उसे अपना बना सके हर 20 या 30 मिनट पे, और उसे अपना कर आप उसे बेच सकें। और जब हम एक्सचेंज कर लेंगे सीआरयू को वर्ल्ड सीआरयू में, तो 1 ईयर लॉकअप होगा। और आपके अनलॉक्ड सीआरयू की तरह क्या जो आपके अनलॉक्ड वर्ल्ड सीआरयू है, क्या उसको आप ट्रांसफर कर पाएंगे एक खाते से दूसरे खाते में? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी टोकन आपके क्रिप्टो वॉलेट में है, वो दूसरे क्रिप्टो वॉलेट में आराम से आप मूव कर सकते हैं, बहुत ही सरलता से। ताकि हमारा जो वॉलेट है, अगर उसको हम निर्माण करना चाहें, तो क्या उससे वेरीफाई करना जरूरी है? नहीं। क्रिप्टो वॉलेट जो है ये आपके बैक ऑफिस साइट पे निर्माण किए जाएंगे, और बैक ऑफिस साइट पे आपको वेरीफाई होने की जरूरत है। और ये जो हरा बटन है जिसके माध्यम से आप की को जनरेट कर सकते हैं, ये केवल तभी आपको दिखाई देगी अगर बैक ऑफिस वेरीफाइड है। लेकिन जो क्रिप्टो वॉलेट है वो एकदम एनोनिमस है, यानी कि आपको वहां पे अपने क्रिप्टो वॉलेट को प्राप्त करने के लिए वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। ताकि हम लोग ब्लॉकचेन पे आ जाएं, उसके लिए हमें हमारे जो खाते हैं उसको वैलिडेट करने की जरूरत नहीं है। नहीं। और अगर आप ब्लॉकचेन पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हर व्यक्ति को केवाईसी की प्रक्रिया के माध्यम से गुजरना होगा। माय क्रिप्टो यूनिट साइट पे अपने बैक ऑफिस में, वहां पे एक टैब है हमारे बैक ऑफिस में CRU, जो कि आपसे कहती है my-cryptounit.com। ये बैक ऑफिस है क्रिप्टो यूनिट का, और ये वो जगह है जहां पे आपको वेरीफाई करना है खुद को, और तभी आपको वो बटन प्राप्त होगा जिस पे लिखा होगा कि अपने ब्लॉकचेन पे जाएं। और अगर आप वेरीफाई नहीं होंगे तो आप वो बटन नहीं देख पाएंगे, आपको दिखेगा ही नहीं। मैं देख पा रही हूँ कि क्या होगा नॉन वेरीफाइड खातों का, ये लोग पूछ रहे हैं। देखिए, आपने अपने खाते को खोला, किसी कारण से तो खोला होगा ना, चाहे आपका नाम हो चाहे किसी और का नाम हो उस पे। तो ये ऐसे नहीं है कि आपके पास बस खाता है और बस आपने किसी नाम का आविष्कार किया, जैसे मिस्टर जॉन स्मिथ, उनका कोई भी जन्म तिथि हो सकती है या कोई भी शहर हो सकता है, ऐसा तो नहीं है ना। कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा आपके बैक ऑफिस के पीछे, जिसकी वजह से, जिसके नाम पे बैक ऑफिस का खाता खुला होगा, और इसीलिए आपको उस व्यक्ति के पास जाना होगा और उसको समझाना पड़ेगा कि आगे की क्या संभावनाएं हैं, क्या क्षमताएं हैं हमारे टोकन की, और उनको वेरीफाई कराना चाहिए आपको ऐसी स्थिति में। और अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं बैक ऑफिस को किसी और के नाम पे बिना उनकी सहमति या स्वीकृति के, मैं कई ऐसी स्थितियों को भी जानती हूँ जहां पे एक महिला ने मुझसे वेबिनार पे पूछा, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने बैक ऑफिस का खाता खोला अपने बेटे के नाम पे। उनकी 2 बड़े बेटे हैं और उनको वो एक पुरस्कार के रूप में देना चाहती थी, और पहले बेटे को उन्होंने 200 इकाइयां दी और दूसरे बेटे के खाते में उन्होंने 250 इकाइयां दी, और अब उनके जो बेटे हैं वो वेरीफाई नहीं करना चाह रहे बैक ऑफिस को। तब उस समय पर जब एक्सचेंज ट्रेडिंग होगी और जब हमारा जो टोकन है वो कॉइन मार्केट कैप पे जाएगा,
अगर वो बेटे जो हैं 30 साल से ऊपर होंगे तो हो सकता है वो अपने दिमाग को, अपनी सोच को बदलें और वो देखें कि भई उनका पोर्टफोलियो की क्या कीमत है और उसके बाद वो शायद वेरीफ़ाई करने के लिए तैयार हो जाएँ। और अगर आपका बैक ऑफ़िस किसी स्थिति पे पहुँच जाता है, मुझे याद है कि पिछले साल हमारा एक बहुत ही सरल मार्केटिंग प्रमोशन था, जहाँ पे सभी लोगों ने पंजीकृत किया अपने दादी माँ को, अपने नेफ्यू को, अपने बच्चों को और हर किसी को जिसके बारे में भी वो सोच सकते थे, चाहे वो उनका पड़ोसी क्यों ना हो। केवल इसीलिए ताकि उनको एक अपना नया स्टेटस प्राप्त हो जाए। तो उन बैक ऑफिस के क्या करना है? देखिए, आपको ऐसे खातों के बारे में सपोर्ट में लिखना है और उन्हें बोलना है कि देखिए मैंने 10 अलग-अलग बैक ऑफिस को अपने पड़ोसी के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे, अपनी दादी माँ के नाम पे रखे हैं और अब मैं उसे वेरीफ़ाई करना चाहूँगा और मैं उसे किसी और के नाम पे डालना चाहूँगा। क्योंकि देखिए, आप केवल एक नाम से 8 बैक ऑफिस को तो वेरीफ़ाई नहीं कर सकते। चाहे आपने अ, बैक ऑफिस में अपने खुद का पैसा लगाया हो। क्योंकि देखिए, आपने जो भी नियम और शर्तें हैं, उनका उल्लंघन किया है वेतन योजना की। और वो सभी जो षड्यंत्री भागीदार हैं, वो सपोर्ट टीम पे लिख रहे हैं, अब मेरे को क्या करना है? क्योंकि मेरी जो दादी माँ है, वो मुझे पासपोर्ट नहीं दे रही वेरीफ़ाई करने के लिए। लेकिन उन सभी दादी माँ को सच बताना चाहिए कि अगर सच मैं बोलूँ तो शायद उन दादी माँओं को पता भी नहीं होगा कि उनको पंजीकृत कर दिया गया है। और वो सामने वाले ने सिर्फ़ इसीलिए किया ताकि उनका जो पद है उसमें वृद्धि हो सके, स्टेटस बढ़ सके। और अब आप उस ग्रैंड मदर से अगर आप चाहते हैं कि वो वेरीफ़ाई हो तो आपको इस स्थिति में उनको उनके सीआरयू देने होंगे। और अगर आपने अपने आपको उन्हें समझाना होगा कि देखिए मैंने आपके नाम का उपयोग किया, मैंने पंजीकृत किया बैक ऑफ़िस को आपके नाम पर, मैंने 250 इकाइयाँ आपके लिए भुगतान की हैं, अब आपके पास 10,000 क्रिप्टो यूनिट उस खाते में है, जो कि इस समय $10,000 के हैं। तो सवाल ये है कि आप में से प्रत्येक के लिए ये सवाल है कि अब आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के साथ? क्या आप उनसे $200 चार्ज करेंगे, उनसे लेंगे और फिर वो अपने आपको डॉक्यूमेंट देंगे वेरिफिकेशन के लिए? पर उनके पास तो 10,000 सीआरयू है और वो जो हैं, आप चाहेंगे कि वो सारे 10,000 सीआरयू आपके हो जाएँ। और आप जानते हैं कि 1 साल पहले आपने 8% अपनी फर्स्ट लाइन से लिया, दूसरी लाइन से 7% कमाया और इसी प्रकार से आगे आपने काफ़ी लाभ कमाया। हो सकता है कि आपके कई संबंधी हो, निजी संबंधी हो थर्ड लाइन में। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि दोनों हाथों में लड्डू रख लें। अगर आप षड्यंत्री हैं और अगर आप ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहे थे और घटोला करना चाह रहे थे इस कार्यक्रम के शुरुआत में, तो आपको पहले सोचना चाहिए था। देखिए, अब आप कोई किंडरगार्टन में तो है नहीं यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि अब आप इस प्रकार के सवाल मुझसे दोबारा नहीं पूछेंगे। मरिया, मेरा ऐसा ही एक सवाल है, उन उस उन खातों का क्या जिनका नाम माइनर पे है? देखिए, हमारे पास प्रक्रिया है छोटे बच्चों के लिए जो 18 साल से छोटे हैं। बैक ऑफिस के अंदर आप जाके पता कर सकते हैं उनके लिए क्या प्रक्रिया है वेरिफिकेशन की, तो आप सरलता से उन्हें वेरीफाई कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपका लिंक है एक्सचेंज का, उसमें कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि हमें ये कब प्राप्त होगा। देखिए, आप इसे प्राप्त करेंगे एक्सचेंज वेबसाइट पे, जब आप वहां पे जाएंगे और जब वहां पे आप पंजीकृत करेंगे एक्सचेंज पे, बैक ऑफिस पे, वहां पे आपको एक लिंक प्राप्त होगा बैक ऑफिस के लिंक पे। और बैक ऑफिस की साइट पे फिर कोई लिंक नहीं होगा। और अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए बीमार है, तो भी एक इनहेरिटेंस प्रक्रिया है और फिर जो वारिस है वो कंपनी को बोलेगा कि इस पे मेरा हक है, क्योंकि मेरे लिए मुझे ये विरासत में देने के लिए ये बात की गई थी और ये सर्टिफिकेट है कि ये मेरे जो निजी संबंधी हैं ये बीमार हैं और क्या आप मुझे पहुंच प्रदान कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं उस बैक ऑफिस को मेरे नाम पे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सरलता से करी जा सकती है। अच्छा, तो क्या प्रक्रिया है
ऐड कैश के लिए क्या मैं बैंक का यूज करूं या क्रिप्टो करेंसी? आप क्रिप्टो करेंसी यूएसडीटी, यूएसडीसी उपयोग कर सकते हैं, बिटकॉइन या इथेरियम का उपयोग कर सकते हैं। हम इसके बारे में घोषणा करेंगे जब पंजीकरण शुरू हो जाएगा अगले सप्ताह से। तो क्या क्या तरीके हैं टॉप अप करने के लिए एक्सचेंज खाते पर? क्या कोई ऐसा मौका है कि इंटरनल एक्सचेंज पर आप पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन कर सके, वो भी वेरिफिकेशन के बिना? नहीं, आपको वेरीफाई होने की जरूरत है एक्सचेंज पे। आप कोई भी ट्रांजैक्शन बिना केवाईसी के नहीं कर सकते। इसके लिए अविनाश जी आप सपोर्ट पे बात करिएगा। एक सवाल पूछा जा रहा है, क्या मैं बैक ऑफिस से यूनिट लेके उसे एक्सचेंज पे मूव कर सकता हूँ यूएसटीयू के रूप में? जी हाँ, हमारा ऐसा विचार था कि हम यूनिट को मूव कर सकें बैक ऑफिस से ब्लॉकचेन पर यूएसटीयू के रूप में, लेकिन फिर हमें आभास हुआ कि जो विकास है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का और जो यूएसटीयू है उसको फिएट मनी के साथ बैकअप देने में काफी समय लगेगा, और फिर हमने ये सोचा कि हम इससे तकनीकी समस्याओं की वजह से हम इस विचार को अभी टाल देते हैं, क्योंकि जो यूएसटीयू है उसको वास्तविक संपत्ति से बैकअप देने के लिए, चाहे वो फिएट मनी हो, डॉलर हो या यूएसडीटी हो, उसके लिए हमारे पास बहुत ही जटिल संरचना है कंपनी में। कुछ पैसा निजी निवेशक अकादमी के अंतर्गत आता है, वहीं कुछ पैसा जो है वो क्रिप्टो यूनिट कंपनी के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे देखिए हमारे पास अब एक्सचेंज भी है। तो किस संदर्भ में, किस आधार पे जो एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर है वो कैसे एक्सचेंज पे उस पैसे को डालेगा यूएसटीयू को बैकअप देने के लिए? क्योंकि रूस में इस प्रकार का कोई कानून नहीं है जो आपको क्रिप्टो करेंसी को संभालने में मदद करे। तो ना ही तकनीकी रूप से ना ही कानूनी रूप से हम ये जो म्यूचुअल रूप से जो है एक्सचेंज करना एक तरीके के डॉलर को दूसरे तरीके के डॉलर में, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं यूनिट को एक्सचेंज में तो ये अभी फिलहाल मुमकिन नहीं है। यूनिट जो है आपके बैक ऑफिस में वो या तो निजी निवेशक के अंतर्गत आएंगे या क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम कंपनी के अंतर्गत आएगा, और ये दोनों ही कंपनियां अलग अलग कानूनी अपने में कानूनी रूप से स्वतंत्र कंपनियां हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले उस पैसे को विड्रॉ करना होगा अपने बैंक कार्ड में या अपने क्रिप्टो वॉलेट में, और फिर आप व्यक्तिगत रूप से टॉप अप कर पाएंगे अपने एक्सचेंज खाते को। क्रिप्टो करेंसी रूस में ये एक डिजिटल संपत्ति है, और जो यूनिट है वो भुगतान का ही एक तरीका है। लेकिन क्योंकि रूस में क्रिप्टो करेंसी भुगतान का एक माध्यम नहीं है, इसलिए निजी निवेशक अकादमी के पास अधिकार नहीं है कि वो क्रिप्टो एसेट को बैकअप दे सकें एक्सचेंज पर। हालांकि फिर भी आप हस्तांतरित कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं एक खाते से दूसरे खाते में अपने पैसे को, और आप अनलॉक्ड सीआरयू को मूव कर पाएंगे एक खाते से दूसरे खाते में सीधे तरीके से। तो जो यूएनटीबी है वो हमेशा अनलॉक्ड होती है, और जो यूएसटीयू है वो भी अनलॉक्ड होते हैं, और इसको लॉक किया जा सकता है। तो जो कुछ भी अनलॉक्ड है उसको आप सरलता से एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अभी 90 मिनट हो चुके हैं इस वेबिनार को, और हमारे पास अभी 7 दिन का जो गोप्रो चुनौती चैलेंज है वो चल रहा है, जिसके अंदर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, और आप सभी को आप लोग आमंत्रित भी हैं। देखिए कई सारे सवाल हैं आप लोगों के, लेकिन हमने एक पूरी सूची तैयार की है सामान्य सामान्य रूप से पूछे जाने वाले सवालों का, और हमने उसको आपकी चैट्स पे डाला है, और कईयों के पास उसका ईमेल लिंक भी होगा। कई लोग गोल्डन फ्राइडे के बारे में पूछ रहे हैं, तो देखिए गोल्डन फ्राइडे के बारे में अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।
अगर देखिए ये कल होगा तो ज़रूर इसके बारे में हमें पहले से ही समाचार मिल जाता। तो क्या स्टेकिंग होगा वर्ल्ड सीआरयू का वर्ल्ड सीआरयू प्राप्त करने के लिए अनलॉकिंग के बाद? नहीं। 1 साल के बाद जो कीमत है WCRU की वो इतनी ज़्यादा होगी कि कोई भी आपको मुफ्त में वर्ल्ड सीआरयू नहीं देगा स्टेकिंग के पुरस्कार के रूप में, और ये आपके लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। जहाँ तक प्रॉफी बोनस का सवाल है, 1 महीने के अंदर मैं नहीं जानती कि मेरे पास ये जानकारी है या नहीं। हो सकता है कि आपको ये जानकारी प्राप्त हो कल या परसों में, जब हम क्लोज्ड मीटिंग में जाएंगे शनिवार को। लेकिन मैंने आपको पहले से ही बता दिया है प्यारे दोस्तों। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगी आप लोगों को कि आप लोग आज हमारे साथ यहाँ सम्मिलित हुए, और बहुत जल्द आपके साथ शनिवार को बहुत ही दिलचस्प वेबिनार में आपके साथ मेरी मुलाकात होगी। मैं ये नहीं जानती कि क्या एंड्रे सारी जानकारी को आपके साथ साझा करेंगे या कुछ एक आध पे पर्दा बनाए रखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा स्वादिष्ट और रोमांचित जो भी समाचार हैं वो जरूर आपके साथ साझा करेंगे। तो आप सभी से शनिवार को मुलाकात होगी। तो आप सभी का समय शुभ हो। धन्यवाद। शुभ रात्रि।